लॉन्स नाइक पर बेटे की मोहब्बत का गलबा था। इसको इस बात की बड़ी खुशी थी कि मैंने दुश्मन यानी डॉक्टर फरीदी को देख लिया था और इसकी शक्ल देखकर मंत्रों के जाप में कामयाब हो गया था। कहने लगा, महाराज, फौज इस जासूस के साथियों को जरूर पकड़ लेगी, लेकिन आपने भारत माता के दुश्मन को देख लिया है। मुझे यकीन है कि इसे जलती जीप में से निकाल लिया गया होगा। मैं कल ही आपको इसके बाल ला दूंगा और आप मेरे बच्चे के लिए तैयार कर दीजिएगा। मैंने इसे बताया कि जो ही वो दुश्मन जासूस के बाल लाया तो मैं मंत्र पढ़कर इसे बाल वापस कर दूंगा ताकि वो इसे अपने बच्चे के गले में ताबीज बनाकर डाल दे। भगवान की कृपा से इसके बच्चे में से सनिक नाग का जहर हमेशा हमेशा के लिए ज़ाइल हो जाएगा। वो बड़ा खुश हुआ, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो जीप के हादसे से कुछ परेशान भी था। इतने में इसकी बीवी थाली में खाना परोस कर ले आई। इसने बड़े अदब से मेरे सामने थाली रख दी और दोजानो होकर बैठ गई। मैं बहुत सोच समझ कर वहाँ आया था। अगर मैं अपनी खूह में वापस चला जाता तो वहाँ से फौजी मुझे यूं ही पूछगछ के लिए पकड़ कर ले जाते। यहाँ लॉन्स नाइक नंदरीकर मेरे लिए बड़ी अच्छी ढाल साबित हो सकता था, क्योंकि मैं इसे जैसे कहता वो वैसे ही करता। ये इसके बच्चे की जिंदगी और मौत का मामला था। मैंने इसकी बीवी को दूसरे गिलास में पानी लाने के लिए भेज दिया और खुद नंदरेकर से कहा, तुमने इस बारे में किसी को बताया तो नहीं? नंदरेकर बोला, महाराज, मैंने किसी से आपका जिक्र नहीं किया, सिर्फ नंदू की माँ को बताया था कि आप गुरुजी हैं। इनके पानी से हमारे बच्चे को नया जीवन मिला है। वो जल्दी से बोला, महाराज, अब जुबान नहीं खोलूंगा, आप मेरी गलती माफ़ कर दें। मैं कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। फिर किसी फौजी की तेज आवाज़ आई। वो फौजी लॉन्स नाइक को बुला रहा था। नंदरेकर ने मेरी तरफ देखकर दूसरे कमरे में जाने का इशारा किया और खुद दरवाजे की तरफ तेज तेज कदमों से चल पड़ा। मुझे लॉन्स नाइक नंदरेकर की आवाज़ आ रही थी। वो क्वार्टर के बाहर गली में खड़ा मरहटा फौजियों से बातें कर रहा था। इनकी आवाज़ में हंगामी सूरत हाल का असर नुमाया था। इस हंगामी सूरत हाल से मैं बखूबी वाकिफ था, लेकिन मुझे यकीन था कि लॉन्स नाइक नंदरेकर किसी सूरत में भी मेरा इनसे जिक्र नहीं करेगा, इसलिए कि नंदरेकर के इकलौते बच्चे की ज़िंदगी का मसला था जो मेरी दवाई से मौत के मुंह से वापस आया था। मुझे जीप स्टार्ट होने की आवाज़ आई। फिर जीप जन्नाटे की आवाज़ के साथ आगे बढ़ गई। लॉन्स नाइक अंदर आया तो कुछ घबराया हुआ था। मुझे ख्याल आया कहीं से मुझ पर शक तो नहीं हो गया। मुझ पर इससे शक हो भी जाता तो अपने बच्चे की ज़िंदगी की खातिर वो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करने पर राज़ी नहीं हो सकता था। औलाद के लिए तो आदमी अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। वो बहुत परेशान था। इसने मुर्दा सी आवाज़ में मुझे बताया कि बंद जीप के उलटकर नाले में गिरने से और इसमें आग लगने की वजह से पाकिस्तानी डॉक्टर समेत 3 फौजी जलकर राख हो गए हैं। गार्ड वाली जीप के 2 सिपाही सांपों के डसने से मर गए हैं। नंदरेकर सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी साइंसदान और डॉक्टर फरीदी की मौत के बाइस परेशान था। मैंने फ़ौरन इसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटा तुम फिक्र न करो, अगर हम पाकिस्तानी दुश्मन के सर के बाल हासिल नहीं कर सके तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे बच्चे के बदन से स्निक नाग का जहर ज़ाइल करने के लिए शीश नाग का अमल करूँगा। लॉन्स नाइक ने बेताबी से पूछा, गुरुजी, क्या शीश नाग के अमल से मेरे नंदू के जिस्म से स्निक नाग का जहर ख़त्म हो जाएगा? मैंने कहा, शीश नाग का अमल तो सबसे बड़ा अमल है बेटे, अगरचे इसके लिए 1 हफ्ता मुझे किसी पहाड़ की चोटी पर चुप का व्रत रखना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद तुम्हारे सारे ख़ानदान में फिर कभी स्निक नाग किसी को न सूंघ सकेगा। लॉन्स नाइक खुश हो गया, तो महाराज कब शुरू करेंगे आप अपना अमल? मैंने इसे बताया कि मैं कल ही पहाड़ियों में निकल जाऊंगा। अपने बच्चे की ज़िंदगी के बारे में जब वो मुतमईन हो गया तो कहने लगा, पाकिस्तानी कैदी के साथी कहीं घात लगाए बैठे थे। हैरत की बात है कि इनके साथ एक सपेरन किस्म की औरत भी थी जिसको फौज ने गिरफ्तार कर लिया है। इस औरत ने हमारे जवानों पर जहरीले सांप फेंके थे। मैं खामोशी और बज़ाहिर हैरानी से इसकी गुफ्तगू सुनता रहा। मामला नाजुक सूरत इख्तियार कर चुका था। सुबह लॉन्स नाइक को छावनी जाना था। इसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से था। वो यकीनन सुधा रंगनी को देख लेगा और फिर मेरा पोल भी खुल जाएगी, मगर मैंने लॉन्स नाइक के घर से मुंह अंधेरे फरार हो जाने का मंसूबा बना रखा था। नंदरेकर की बातों से ये भी मालूम हुआ कि फौज ने सारे चांदपुर को घेरे में ले लिया है और घर घर की तलाशी ली जा रही है। ये बात इंतहाई ख़तरनाक थी, लेकिन मैं महफूज था, क्योंकि लॉन्स नाइक सिर्फ अपने बच्चे की वजह से किसी फौजी को अंदर आने का मौका नहीं दे सकता था। ताहम ये सारा तहफ़्फ़ुज़ रात ही रात के लिए था। सुबह होने से पहले मुझे हर हालत में लॉन्स नाइक के क्वार्टर से फ़रार हो जाना था, क्योंकि सुबह दिन निकलने पर लॉन्स नाइक पर मेरी असल हैसियत आश्कार हो जाने का कवी एहतमाल था। और फिर कोई पता नहीं था कि लॉन्स नाइक पर भारत माता की मोहब्बत गालिब आ जाए और वो मुझे गिरफ्तार करवा दे।
अब मेरा दिमाग इस अमर पर गौर कर रहा था कि अगर चांदपुर को फौज ने घेरे में ले रखा है तो मैं किस तरफ से और किस तरीके से निकलूंगा। सुधार अग्नि के बारे में भी तशवीश थी। एक बात का अगरचा मुझे यकीन था कि वो मेरा नाम कभी नहीं लेगी, ताहम मिलिट्री इंटेलिजेंस इस पर जिस घिनौने किस्म का तशद्दुद करेगी इसकी भी मुझे परेशानी थी। खाने के बाद मैंने लांस नाइक और इसकी पत्नी को सामने बिठा लिया और उन्हें वेदों और शास्त्रों के श्लोक सुनाने लगा। चूँकि वो मुरहटा था इसलिए मैं इससे मुरहटी ज़ुबान में ही गुफ्तगू कर रहा था। मैंने इस ख्याल का इजहार किया कि रात ज़्यादा हो गई है, इसलिए बेहतर यही है कि मैं वहीं क्वार्टर के किसी कोने में पड़ा रहूँ। इस पर लांस नाइक नंदरेकर ने हाथ जोड़कर कहा, गुरु महाराज हमारे धन्यवाद, ये आप हमारे घर में विश्राम करें, मैं अभी बिस्तर लगवा देता हूँ। मैं इसके बच्चे को गोदी में बिठाए प्यार करता रहा। मेरे ख्यालात जिस तजब्जब के भंवर में चक्कर लगा रहे थे इसका मरकजी नुक्ता ये था कि सुधार अग्नि को फौज ने एक सपेरन के लिबास में गिरफ्तार किया था और जाहिर है सुबह फौज के घेरे से कोई सपेरा बचकर नहीं निकल सकता था। चूँकि मैं खुद एक सपेरे के लिबास में था इसलिए पकड़े जाने का ज़बरदस्त खतरा था। मैं पहले भी फौज और पुलिस को मतलूब था। मुझे अगर फौजी पूछगछ के लिए भी छावनी ले जाते तो मेरा भांडा फूट जाता यकीनी था। चुनाचा जिस अमर की मुझे शिद्दत से ज़रूरत थी वो ये था कि मैं अपना लिबास तब्दील करूँ। लांस नाइक नंदरेकर से मैं इस ज़मन में किसी किस्म की मदद नहीं ले सकता था। इन्हीं परेशान ख्यालों में गरक था, लेकिन ऊपर से नंदरेकर के बच्चे से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें भी कर रहा था कि लांस नाइक नंदरेकर की बीवी ने आकर बताया कि मेरा बिस्तर लगा दिया गया है। नंदरेकर मुझे बड़ी ताजीम के साथ दूसरे छोटे से तंग कमरे में ले गया। मालूम हुआ कि इस कमरे में नंदरेकर और इसकी बीवी सोते थे, क्योंकि अंदर जाते ही मैंने दीवार में लगी ब्रैकेट पर नंदरेकर की बीवी के कपड़े और नंदरेकर के फौजी वर्दी टंगी हुई देखी थी। नंदरेकर की वर्दी देखते ही मेरे जहन में ये ख्याल बिजली की तरह चमका कि अगर मैं लांस नाइक की वर्दी पहनकर रात के पिछली पहर यहाँ से फरार हो जाऊँ तो मुझे फौज के घेरे से निकलने में बड़ी आसानी होगी। पलंग पर बिस्तर बिछा था, पास ही तपाई पर पानी की गड़वी और शीशे का गिलास रखा था। मैंने बिस्तर पर बैठते हुए नंदरेकर से कहा कि मेरे लिए दूध का एक कटोरा ले। वो जल्दी से दूध लेने चला गया। अब मैंने कमरे का जायजा लिया। इस कमरे में एक ही खिड़की थी, मगर इसमें लोहे की सलाखें लगी थी। मैं इस खिड़की से नहीं निकल सकता था। लामुहाला मुझे क्वार्टर के सामने वाले दरवाजे से ही बाहर निकलना था। नंदरेकर दूध का कटोरा लेकर आ गया। मैंने दूध पिया, इसे दुआ दी और ये कहकर रुखसत ले ली कि मुझे सुबह को जगाने कोई ना आए, मैं खुद ही जागूंगा। इसके जाने के बाद मैंने दरवाजे को बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली। सलाखों वाली खिड़की खुली थी। मैंने सलाखों में से झांक कर दूसरी तरफ देखा। इधर क्वार्टर का छोटा सा अकबी सहन था, जहाँ एक जानिब लकड़ियों का ढेर पड़ा था, 2-4 केले के छोटे छोटे दरख्त थे। अकबी सहन में कोई न था। मैं दीवार वाली ब्रैकेट के पास गया और नंदरेकर की वर्दी को टटोल कर देखा। इसका पिस्तौल पेटी के साथ नहीं था, ये हल्के सब्ज रंग की वर्दी थी। टोपी का रंग मरहटा रेजिमेंट की फौजियों की टोपी की तरह कुरमजी था और इस पर चमकदार रेजिमेंटल निशान लगा था। नीचे दीवार के साथ नंदरेकर के स्याह फौजी बूट रखे थे। मैं बिस्तर पर आकर लेट गया। अकबी खुली खिड़की में से मुझे दूर कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। मैं हमतन गोश हो गया। क्वार्टरों की दूसरी गली में शायद फौजी पाकिस्तानी कमांडोज को ढूंढने की कोशिश में क्वार्टरों की तलाशी ले रहे थे। जितनी देर तक ये फौजी इस गली में रहे और इसकी आवाज़ें आती रही, मैं चौकस रहा। फिर ये आवाज़ें दूर चली गईं और मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मैं सो जाने का खतरा भी मोल नहीं ले सकता था। क्या खबर आँख इस वक्त खुले जब दिन निकल आया हो, फिर मैं अपने फरार के मंसूबे पर अमल नहीं कर सकता था। इसलिए यही फैसला किया कि रात आंखों में ही काटूंगा। चुनाचा मैंने बत्ती गुल की और पलंग की पुश्त से टेक लगाकर नींद दराज हो गया। लकड़ी की अलमारी के ऊपर एक टाइम पीस था, जिसके हुरूफ और सुइयां अंधेरे में चमकने लगी थी। मुझे वक़्त का बराबर इल्म हो रहा था। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि सुधार अग्नि के सांप का मनका धोती से निकालकर धोती का पल्लू एक तरफ से फाड़ा और मनके को इसमें लपेट कर अपने बाजू पर तावीज़ की तरह बांध ली। मेरी दाढ़ी और मूंछों के बाल कांटों की तरह उगाए थे। सर पर भी बालों की एक तय नमूदार हो चुकी थी। मैंने लंबे कुर्ते के पल्लू से अपने माथे पर बनी हुई मिट्टी के तिलक की तीनों लकीरें मिटा डाली। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही। अब क्वार्टरों के आसपास खामोशी छा गई थी। दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की हल्की हल्की आवाज़ किसी वक्त आ जाती थी। नींद हमला कर रही थी और मुझे इसके खिलाफ शदीद जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। मैंने गड़वी में से पानी लेकर मुंह पर छींटे मारे। नींद किसी हद तक गायब हो गई। मैंने लांस नाइक नंदरेकर के क्वार्टर के माहौल से खूब वाकफियत रखता था। जिस कमरे में मुझे सुलाया गया था, इसके बाहर एक तंग सी राहदारी थी जो क्वार्टर के दरवाजे की तरफ जाती थी। दरवाजे के बाहर क्वार्टर के सामने वाला सहन था। चंद कदमों के फासले पर क्वार्टर का छोटा सा लकड़ी का गेट बना हुआ था।
मैंने सोच रखा था कि अगर मेरे निकलने पर कोई जाग भी पड़ा तो मैं यही कहूँगा कि बंद कमरे में जी घबरा रहा था, ज़रा बाहर खुली फिजा में जा रहा हूँ। खुदा खुदा करके रात के 12 बजे मैं पलंग की पुश्त से सर लगाए नींदराज था। सलाखों वाली खिड़की में से ठंडी और खुशगवार हवा अंदर आ रही थी। मैं लाख कमांडो सही, लेकिन कुछ बशरी तकाजे भी होते हैं। मैं उंगने लगा, हर बार मेरा सर नीचे झुक जाता। मैं फौरन इसे ऊपर उठा लेता। इसी कश्मकश में आंख लग गई। घबरा कर सर को झटक कर उठाया, खुदा का शुक्र अदा किया। अभी बाहर रात का अंधेरा था। अलमारी के ऊपर रखी घड़ी को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। रात के 3 बजे का अमल था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि जिसे मैं आंख झपकाना कह रहा था, इसका दौरानिया 2.25 घंटे का था। नींद में वक्त कितनी आसानी से गुजर जाता है। मैंने एक बार फिर मुंह पर पानी के छींटे मारे और अपने मिशन के बारे में सोचने लगा। एक एतबार से मेरा मिशन खत्म हो गया था। डॉक्टर फरीदी हलाक हो गया था। इसकी बेटी नौरीन महफूज हाथों में पहुंच चुकी थी और अब तक मुझे यकीन था कि वह पाकिस्तान पहुंच चुकी होगी। डॉक्टर फरीदी की मौत का मुझे अफसोस ज़रूर था, लेकिन इस किस्म के ऑपरेशन में ऐसे हादसे अक्सर हो जाते हैं। ये ज़िंदगी और मौत का खेल था। कभी कभी तो हमें ऐसी खुफिया हिदायत भी दी जाती है कि फ़लाँ पाकिस्तानी कैदी को मौत की नींद सुला दिया जाए। ये इस हालत में होता है जब इसका फ़रार नामुमकिन हो और इसके पास वतन अजीज़ की कीमती मालूमात हो। डॉक्टर फरीदी की मौत कमांडो ऑपरेशन के दौरान होने वाली हादसाती मौत थी। इनकी मौत का ज़्यादा अफसोस इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस को होना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर फरीदी इनके लिए एक कीमती साइंसदान था। मुझे एक तरह से इत्मीनान था कि अब दुश्मन हमारे साइंसदान से मज़ीद बेशकीमत साइंसी मालूमात हासिल न कर सकेगा। डॉक्टर फरीदी की मौत ने मेरे मिशन को इख्तिताम पर पहुँचा दिया था। अलबत्ता दिल के किसी गोशे में सुधार रंगने का ख्याल ज़रूर था, जिसने मेरी खातिर अपने आप को मौत के मुँह में डाल दिया था। चुनाचा इसे दुश्मन के चंगुल में छोड़ जाना अखलाकी एतबार से मुनासिब नहीं था, लेकिन इस वक्त मेरे सामने सिर्फ अपने फरार का मिशन ही था। घड़ी की सुई नपे तुले अंदाज में अपना सफ़र जारी रखे हुए थे। मैं पूरी तरह बेदार था। मैंने उठकर लकड़ी की बोसीदा अलमारी खोलकर तलाशी ली। इसमें पुराने कपड़े ठोंसे हुए थे। निचले दराज में पुराने बोसीदा जनाना जूते रखे थे। एक दराज में धागे की गोट, सुई का पत्ता और कैंची पड़ी थी। मेरे मतलब कि यहाँ कोई शय नहीं थी। मैं किसी चाकू वगैरह की खोज में था। मैंने अलमारी बंद कर दी, फिर सलाखों वाली खिड़की के पट बंद कर दिए ताकि बाहर से किसी के अंदर झांकने का इम्कान न रहे। जब घड़ी ने 4 बजे तो मैं बिस्तर से उठ बैठा और लॉन्स नाइक नंदरेकर की वर्दी दीवार से उतार कर पलंग पर रख ली। फिर सपेरों का लिबास उतार कर नंदरेकर की फौजी वर्दी पहननी शुरू कर दी। वर्दी मेरे साइज़ की नहीं थी, फिर भी मैंने किसी न किसी तरह इसे पहन ली। सर पर टोपी भी जमा ली। सबसे आखिर में मैंने काले रंग के फौजी बूट पहने और बड़ी एहतियात से कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे का एक पट आहिस्ता से खोला। अंधेरी राहदारी में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। वहाँ कोई नहीं था। मैं बेहद दबे पाँव चल रहा था। किचन के नलके से पानी गिरने की आवाज़ें आने लगी। मैं वहीं राहदारी में दीवार के साथ लगकर बैठ गया। पानी किसी बाल्टी में गिर रहा था। हिंदू लोग सुबह सुबह उठ बैठते। मैं बैठे बैठे क्वार्टर के दरवाजे की तरफ खिसकने लगा, क्योंकि अब ज़रा सी भी ताख़ीर मुझे पकड़वा सकती थी। दरवाजे के पास आकर मैं खड़ा हो गया। चटखनी को नीचे किया तो आवाज़ पैदा हुई। मैं वहीं जम सा गया। पानी की आवाज़ इसी तरह आ रही थी। अब किसी औरत के गीता के श्लोक पढ़ने की दबी दबी आवाज़ भी आने लगी। ये नंदरेकर की बीवी की आवाज़ ही हो सकती थी। चटखनी की आवाज़ गीता के पाँव की आवाज़ में दब गई थी। मैंने चटखनी को बड़ी एहतियात से नीचे खिसकाया, फिर दरवाजे के एक पट को अंदर की तरफ खींचा और दरवाजे ने कोई आवाज़ पैदा न की। बाहर अंधेरा था। फिर दूर गली के खंबे पर लगे बल्ब की मदद रोशनी में मुझे बंद गेट का धुंधला खाका नजर आया। गेट तक का फासला चंद कदमों का था, मगर यह रास्ता बेहद खतरनाक भी था, क्योंकि किचन की खिड़कियों में से रोशनी आ रही थी। नंदरेकर की पत्नी के श्लोकों की आवाज़ अब बरामदे वाले कमरे की तरफ से आने लगी थी। मैं जमा जमा कर पाँव रखता हुआ गेट तक पहुँच गया। इसका हुक ऊपर उठाकर दूसरी तरफ डाला और गेट खोलकर क्वार्टरों के दरमियान से गुजरने वाली गली में आ गया। दूर तक गली सुनसान थी और दरमियान में अंधेरा था। कोने पर बिजली का खंबा नस्ब था जिस पर बल्ब जल रहा था। मैं क्वार्टरों के छोटे बागीचे वाली दीवार के साथ साथ चलता गली के कोने में आकर बाएं जानिब घूम गया। एक बात का मुझे शिद्दत से एहसास था कि मेरे पास स्टेन गन नहीं थी, जिसका मेरे पास इस वक्त होना बहुत ज़रूरी था, जबकि फौजी क्वार्टरों के इस बस्ती को घेरे में लिए हुए थे। मैंने अपना रुख क्वार्टरों के पीछे वाले मैदान की तरफ कर लिया। अंधेरे में 2-1 खेत सुनसान पड़े थे। आसमान सितारों से भरा हुआ था। जो ही मैं खेत में से निकलकर एक दरख्त के पास पहुंचा, एक फौजी जवान निकलकर मेरे सामने आ गया। इसके हाथ में स्टेन गन थी, लेकिन चूंकि मैं भी वर्दी में था, इसलिए कुदरती तौर पर इसकी गन का रुख ज़मीन की तरफ था। इसने मरहठी ज़ुबान में मुझसे कहा कि मेरा असलहा कहाँ है।
ये सवाल तहुकमाना अंदाज में नहीं बल्कि इस्तफसाराना अंदाज में किया गया था। मैं भी पूरी तरह से होशियार था। किसी किस्म की घबराहट के बगैर मैंने इसे आम सा बहाना बनाते हुए कहा कि मेरी स्टेन गन हवालदार के पास है, मैं ज़रा फारिग होने गया था। मैंने साथ ही उंगली से इशारा भी किया। इसने ताज्जुब से कहा, अरे हवालदार तो इधर है जिधर से तुम आए हो, कौन हो तुम? इससे पहले कि वो अपनी स्टेन गन का रुख मेरी तरफ करता, मैं जंगली बिल्ले की तरह उछला। मेरे पाँव के ठुड ने इसकी स्टेन गन अंधेरे में दूर गिरा दी थी और इसकी गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में थी। ये शिकंजा एक ट्रेंड कमांडो का था और वो बेचारा एक आम सा मरहटा सिपाही था जो सिवाय कवायद के और कुछ नहीं जानता था। इसके लिए मेरे बाजू के शिकंजे का एक ही झटका काफ़ी था। वो मेरे बाजुओं में ही राह मुल्क अदम हो गया। मैंने इसका शुक्रिया अदा करते हुए स्टेन गन उठा ली। लाश भी गर्म थी, मैंने इसे वहीं पड़ा रहने दिया और खुद तेज तेज कदम उठाता घास का मैदान पार कर गया। आसमान पर सितारे फीके पड़ रहे थे और मशीकी उफक पर पिछले पहर की नीलाहट उभरने लगी थी। मैंने अपना रुख दरियाए गारंग की तरफ कर लिया जो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। दरिया की तरफ से ठंडी मरतूब हवा आ रही थी। मैं सुबह होने से पहले पहले इस इलाके से निकल जाना चाहता था। दरिया के पास पहुंचा तो जीप के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। मैं लपक कर दरिया किनारे की झाड़ियों की तरफ गया तो मुझ पर जीप की रोशनी पड़ी। मैं जानता था कि जीप में जो लोग भी बैठे हैं उन्होंने मुझे देख लिया है। चुनाचा यूँ जाहिर किया जैसे मैं ज़मीन पर से कोई चीज़ उठा रहा हूँ। जीप मेरे करीब आकर रुक गई। इधर आओ जवान, किसी ने बुलंद आवाज़ में मुझे पुकारा। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाता हुआ जीप के पास गया और सैल्यूट मारकर अटेंशन खड़ा हो गया। मैंने देखा कि जीप में 4 फौजी बैठे थे। अगली सीट पर यकीनन कैप्टन या लेफ्टिनेंट रैंक के 2 ऑफिसर थे। ये भी मरहटा रेजिमेंट के आदमी थे जिस अफसर ने मुझे आवाज़ देकर बुलाया था। इसने कहा, तुम इधर ही ठहरो जवान, बाकी नफरी कहाँ है? मैंने भी मरहटी ज़ुबान में जवाब दिया, सर सारी नफरी इलाके में फैली। वो बोला, ठीक है तुम इधर ही रहो, पीछे कर्नल साहब की गाड़ी आ रही है, खबरदार इधर उधर मत जाना। ओके सर, मैंने खटाक से सैल्यूट मारा। जीप का इंजन चल रहा था, वो एक झटके से आगे बढ़ गई तो पीछे कर्नल की गाड़ी आ रही थी। इसका मतलब था कि मेरी तलाश में ये लोग चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। जीप अंधेरे में मौजूद मेरी आंखों से ओझल हुई तो मैं झाड़ियों की ओर लेता दरिया के किनारे से हटकर आगे बढ़ने लगा। अब हल्की हल्की इतनी रोशनी हो गई थी कि मैं झाड़ियों के पीछे जाता देखा जा सकता था। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी थी। दूर से किसी गाड़ी की रोशनी दिखाई दी, फिर जीप के इंजन की आवाज़ आने लगी। ये ज़रूर वही कर्नल था, मरहटा रेजिमेंट का कर्नल जो चांदपुर छावनी की तरफ जा रहा था। ये सारी सरगर्मियां पाकिस्तानी डॉक्टर फरीदी के कानवाए पर पाक कमांडोज के हमले की तहकीकात के सिलसिले में ही हो सकती थी। इस दौरान लॉन्स नाइक पर भी मेरे राज के तश्तज़बाम होने का वक्त करीब आ रहा था। वो इंटेलिजेंस का आदमी था। अपनी वर्दी की जगह मेरा गेरवा लिबास पड़ा देखकर इसे यह समझने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा कि इसने पाकिस्तानी कमांडो को पनाह दे रखी थी। साथ ही 7 दिन की रोशनी में इस मरहटा फौजी की लाश भी मिल जाएगी जिसको मैंने अभी अभी अगले जहां पहुंचाकर उधर का रुख किया है। इसलिए मेरी बका इसी में थी कि सूरज निकलने से पहले पहले इस इलाके से इतनी दूर चला जाऊं कि ये लोग मेरी हवा को भी ना पहुंच सके। लेकिन मरहटा कर्नल की जीप मेरी ही तरफ भागी चली आ रही थी। मैं दरिया को छोड़कर एक दरख्त के पीछे छुपकर बैठ गया। जीप की हेडलाइट्स रोशन थी, वो आगे निकल गई। मैं दरख्त की ओर से निकलकर तेज तेज कदमों से चलने लगा। कमबख्त यहाँ घने दरख्त बिल्कुल नहीं थे और मैं दूर से देखा जा सकता था। अगर किसी तरफ से अचानक कोई फौजी या फौजी गाड़ी आ जाए तो मैं छुप नहीं सकता था। मैं जिस रास्ते से वाकिफ था वो दरियाए घारंग के साथ साथ चलता आगे अमरेली के पुराने कस्बे की तरफ निकल जाता था। मैं अमरेली से दूर रहकर किसी जगह से दरिया पार करके दूसरी तरफ के पहाड़ी इलाके से गुजरता हुआ अहमदाबाद अपने एजेंट के पास पहुंचना चाहता था, क्योंकि इस वक्त इसी जगह मुझे पनाह मिल सकती थी और अपना एजेंट ही मुझे सरहद पार कराकर पाकिस्तान में दाखिल करवा सकता था। मुझे यकीन था कि वो नौरीन को राजस्थान में किसी दूसरे एजेंट के हवाले करके वापस आ चुका होगा। अचानक मुझे अपने पीछे स्टेन गन के ब्रेस्ट की आवाज़ सुनाई दी। मैं वहीं बैठ गया और पलट कर पीछे की जानिब देखा। दिन की रोशनी में हर शय वाज़ेह नजर आ रही थी। स्टेन गन के फायर की आवाज़ दूर से आई थी। इसका मतलब था कि मेरा राज फाश हो चुका है और अब मरहटा फौजी शिकारी कुत्तों की तरह मेरे पीछे भागे चले आ रहे हैं। मैंने उठकर आगे दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे एक और धमाका हुआ। ये दस्ती बम का धमाका था। मैंने एक गड्ढे में छलांग लगा दी, फिर लपक कर झाड़ियों को पकड़ता गड्ढे की दूसरी जानिब निकलकर सामने दरख्तों की जानिब भागा। रुक रुक कर फायरिंग की आवाज़ रही थी जो बतदरीज आगे बढ़ रही थी। दरख्तों के नीचे मुझे एक पुराने गिरजे की छोटी सी इमारत नजर आई। इस वीरान गिरजे की दीवारें बारिश और धूप से स्याह पड़ चुकी थी। वहाँ कोई आदमी नहीं था। मैं गिरजे के अकब में आ गया। फायर की आवाज़ गिरजे की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। मेरे लिए अब भागने की कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। गिरजे का पिछला दरवाज़ा बंद था। मैंने ज़ोर से दरवाजे पर हाथ मारा। तड़ातड़ स्टेन गन का ब्रेस्ट फिजा में गूंजा। मैं दरवाजे को बेतहाशा पीटने लगा।
दरवाज़ा खुल गया। मेरे सामने एक बूढ़ा पादरी खड़ा मुझे शफकत भरी नज़रों से दिख रहा था। इसके गले में सलीब लटकी हुई थी। ये हिंदुस्तानी पादरी था और इसका रंग मरहटों के मुकाबले में ज़्यादा खिलता हुआ था, जिसका मतलब था कि वो गुजरात काठियावाड़ का रहने वाला है। मैंने इसे देखते ही अपने सीने पर सलीब का निशान बनाया और कहा, फादर मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरे पीछे फौज लगी है, मुझे पनाह दीजिए। फायरिंग की आवाज़ पादरी ने भी सुन ली थी। उन्होंने सर के इशारे से मुझे अंदर आने को कहा और एक तरफ हट गए। मैं अंदर दाखिल हो गया। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके साथ ही एक फौजी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी जो शायद गिरजे के सामने दरख्तों में आकर रुक गई थी। पादरी ने एक छोटे से दरवाजे की तरफ इशारा किया, नीचे उतर चलो बेटा। मैं जीना उतर कर एक अंधेरी कोठरी में आ गया। पादरी ने स्विच ऑन करके बत्ती जला दी। कमज़ोर बल्ब की धीमी रोशनी में मुझे वहाँ एक कब्र दिखाई दे रही थी जिसके सिरानी सलीब लगी थी। पादरी ने कब्र के पहलू में झुककर एक तख्ता हटा दिया और मुझे इसके अंदर घुसने को कहा। ऊपर गिरजे का सामने वाला दरवाज़ा पीटा जा रहा था। मैं कब्र के अंदर घुस गया। अंदर एक ताबूत था। ताबूत के साथ इतनी जगह मौजूद थी कि मैं वहाँ झुककर अपनी जगह बैठ सकता था। पादरी ने तख्ता अपनी जगह पर वापस लगा दिया। मैं जिंदा दरगोर हो गया था। अजीब सी नाखुशगवार मरतूब बू मेरे नथनों में घुस रही थी। मैं अंधेरी कब्र में ताबूत के पहलू में अपने आप को समेट कर दुम सादे बैठा था। ऊपर फर्श पर भारी बूटों की आवाज़ गूंजने लगी। फिर किसी ने मरहटी ज़बान में कहा, फादर यहाँ कोई पाकिस्तानी कमांडो तो नहीं आए? मैंने अपना सांस रोक लिया। अगर फादर ने सच बोल दिया तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे फादर की आवाज़ आई, नहीं मेरे बेटो, यहाँ सिवाय मेरे दूसरा कोई नहीं है। मरहटा फौजी की आवाज़ आई, सॉरी फादर, हमें चर्च की तलाशी लेनी पड़ेगी। फौजियों के कदम इधर उधर दौड़ने लगे। फिर किसी ने तहखाने के दरवाजे के पास आकर कहा, यह दरवाज़ा कहाँ खुलता है? पादरी ने कहा, तहखाने में हमारे बड़े पादरी साहब की कब्र है। फौजी करख्त लहजे में बोला, हम तहखाने की भी तलाशी लेंगे। तो दोस्तों, अगली किस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।